हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं आज से स्टार्ट कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और उसका लेक्चर नंबर आज है फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करें और डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर में जाके, फिर उसके अंदर रजिस्टर्ड हो जाए। बट YouTube पे आपको फ्री में रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, ऐप पर फ्री नहीं है, वहाँ पर आपको फी पे करनी पड़ती है। उसके बाद आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बैच स्टार्ट हुआ है उसकी फ़ीस की बात करूँ तो 3000 रुपये फीस है लगभग उसकी, ठीक है, 3000 रुपीज़ फीस है। बट अगर अभी आप परचेज करते हैं और वहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करते हैं CWG 500 तो आपके 500 लेस हो जाएंगे और लगभग 2500 रुपये के आसपास आपको वो कोर्स कॉस्ट अकाउंटिंग का लाइव बैच मिल जाएगा। उसके अंदर लाइव क्लास आती है, शाम को 7 बजे का टाइम है अभी इवनिंग में, मंडे टू सैटरडे चलती है क्लास। और इसके अलावा उसमें आपको फिर रिकॉर्डिंग भी मिलती है, नोट्स भी मिलते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं, आप डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं तो फ्री लेक्चर्स आएंगे, तो उसका स्टार्टिंग अभी हो ही रहा है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। अब आपको पता ही है चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन सा होगा, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। भैया कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, उसका इंट्रोडक्शन। ओके, चैप्टर नंबर फर्स्ट यही है, आप अपनी बुक में भी चेक कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग से पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्टिंग के अंदर ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक ब्रांच था, एक छोटा सा हिस्सा था। बाद में ये पूरा एक अपने आप में सब्जेक्ट बन गया। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे चीज़ें बड़े लेवल पे गई, बिजनेसेस बड़े लेवल पे गए, तो उसके बाद में ये एक अलग ही सब्जेक्ट बन गया। लेकिन स्टार्टिंग की बात करूं तो आपको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, दोनों सब्जेक्ट वैसे अलग है ना। एक कमेंट भी आया था, सर फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग एक है क्या? नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट अलग है। बट सबसे स्टार्टिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग आया, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग आया। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक छोटा सा हिस्सा था कॉस्ट अकाउंटिंग, बाद में बड़ा बन गया, ओके, अलग हो गया। सो 15th सेंचुरी की बात करूं तो 1494 आपको याद ही होगा ईयर। ये किसको याद नहीं होगा? हर कॉमर्स के स्टूडेंट को याद ही होगा, क्योंकि इस ईयर के अंदर 1494 के अंदर जो लुक्का पैसियोली थे, है ना, उन्होंने डबल अकाउंटिंग सिस्टम जो है उसका इनोवेशन किया था, है ना। लुक्का पैसियोली ने डबल अकाउंटिंग सिस्टम, है ना, उनकी अपनी बुक के अंदर, ये इटालियन थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम है, डेबिट और क्रेडिट हम करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, तो ये आने वाले फिर 400 ईयर तक चलता गया। 20th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, फिर ज़रूरत पड़ने लगी धीरे धीरे, जैसे बिजनेसेस बढ़ने लगे ना, तो बिजनेस के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उसकी कॉस्ट कैसे निकालनी है, कॉस्ट का असरटेनमेंट कैसे करना है, कॉस्ट को रिकॉर्ड कैसे करना है, फिर उसकी रिपोर्ट तैयार कैसे करनी है, तो ये चीज़ आने लग गई। तो 20th सेंचुरी आते आते फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपका सब्जेक्ट था उसका एक पार्ट बन गया कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके अंदर एक ब्रांच या उसका एक हिस्सा बन गया कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। फिर उसने आगे जाके और बिजनेसेस फैले, तो फिर ये कॉस्ट अकाउंटिंग अलग से पूरा सब्जेक्ट ही बन गया, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अलग बना कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसी क्या कमियां थी या क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग को अलग करना पड़ा, ओके, ठीक। द पीरियड 1880 AD एंड 1925 AD सो द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट डिजाइन, है ना। बहुत सारी, मतलब ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग अलग से बना ना, है ना, एक ब्रांच बड़ा बनी, तो ये क्यों बना? क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है वो होने लगी बिजनेस के अंदर, है ना। मल्टी एक्टिविटी डाइवर्सिफिकेशन होने लग गया, है ना। जैसे जनरल मोटर्स, अब आपको पता ही है ना, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग बड़ी बड़ी प्लांट्स लगे हुए होते हैं, उसके अंदर हर लेवल पर कॉस्ट पता की जाती है ना। 1 रुपये अगर कॉस्ट कहीं बढ़ जाती है एक प्रोडक्ट की ना, 1 रुपये तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो भी उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाता है ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग अभी तो बहुत बड़ा हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए भी, ओके। तो जनरल मोटर्स वगैरह जब ये आए, तब यहाँ पर कॉस्ट उन प्रोडक्ट्स की, उन मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होता है उसके हर लेवल पर कॉस्ट कितनी कितनी लग रही है उसका असरटेनमेंट करने की ज़रूरत पड़ गई, ओके। तो उसके बाद में जो है फिर मैनेजमेंट ने जो है ये अनुभव किया या ये एक्सपीरियंस किया या उनके सामने ये आया कि वे जो जितने भी फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो कॉस्ट निकालने के लिए वो यूज़ करते हैं, उनको उन्होंने कॉस्ट स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या करना स्टार्ट कर दिया, कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और उससे वो वेरिएंस एनालिसिस और कंट्रोल करने लगे।
देखो कॉस्ट अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे ना तो आगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे, है ना। तो मेन वहां पर क्या होता है, कॉस्ट निकाल दी, उसके बाद में कॉस्ट के वेरिएंस निकाले जाते हैं और फिर उस कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। मैं सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ आपको। हमने सोचा कि भाई ये जो पेन है ये 50 रुपये में हमारा बन जाएगा, इसकी कॉस्ट आएगी, सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे तब सेल प्राइस आएगी। 50 रुपये में हमने पूरा एस्टिमेट कर दिया पहले से। अब एक्चुअल में जब ये पेन बना तो पता चला ये पेन तो 60 रुपये में बन रहा है, तो हमने सोचा 50 रुपये लगेंगे और बन गया 60 में, तो ये वेरिएंस आ गया, है ना। अब ये वेरिएंस क्यों आया उसका पता लगाना, और इसके अलावा फिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है वो भी, कि 10 रुपये कॉस्ट ज़्यादा क्यों आ रही है, कहाँ पर खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब भी होने लग गया टाइम के हिसाब से, और आज के टाइम में होता ही है। ओके जी, तो उसको वेरिएंस और कंट्रोल करना आ गया। अगर बात करें तो इंडिया के अंदर पहले इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें तो यहाँ पर कुछ कॉस्ट अकाउंटेंट थे, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम करते हैं उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं ना, रिपोर्ट तैयार करते हैं पूरी, है ना, फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट तैयार करते हैं उनको कॉस्ट अकाउंटेंट बोला जाता है, और ये भी एक तरह का प्रोफेशनल कोर्स है जो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप बोलोगे तो मैं एक वीडियो विस्तार से बना दूंगा भी कॉस्ट अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं। ओके, तो कमेंट कर देना अगर आपको चाहिए तो देयर वर अ फ्यू कॉस्ट अकाउंटेंट, उस टाइम में कुछ कॉस्ट अकाउंटेंट थे। दे वर क्वालिफाइड मेनली फ्रॉम ICMI, जिसको आज के टाइम में CIMA बोला जाता है, जो कि लंदन बेस्ड था, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें तो अंग्रेजों का राज था, तो इंग्लैंड, लंदन मतलब इंग्लैंड के अंदर CIMA एक इंस्टीट्यूट था, जो आज का नाम है वो याद रखना है, पुराना नाम हमको याद नहीं रखा है, यानी कि सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट बोल सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सर्टिफाइड, C मतलब सर्टिफाइड, I मतलब इंस्टीट्यूट, M मतलब मैनेजमेंट, A मतलब अकाउंटेंट। तो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन में आज के टाइम भी अवेलेबल है। ये जो है कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे के सारे स्टैंडर्ड बनाता है, इशू करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स कराता है, उसकी डिग्री देता है। ओके, ये लंदन के अंदर है, अपने इंडिया के अंदर भी है। इंडिपेंडेंस के टाइम तो ये था, फिर उसके बाद में क्या हुआ, इंडिया के अंदर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट लाया गया। द कॉस्ट एक्ट नाम ध्यान रखना, द कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1959। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट 1949 के अंदर एक्ट बना हुआ है ना, CA एक्ट 1949, द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। ऐसे कैसे कॉस्ट अकाउंटेंट एक्ट भी बना हुआ है 1959, वो 1949 है, ये 59 है, 10 साल का गैप है। ओके, ठीक है। तो 1959 के अंदर जब इंडिया वालों को लगा कि भैया हमको कॉस्ट अकाउंटेंट चाहिए, बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री के लिए, तो उन्होंने ये एक्ट पास कर दिया। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एक इंस्टीट्यूट खोला गया जिसका नाम क्या दिया गया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसको शॉर्ट में बोलेंगे आप ICWA या ICWA या I, ठीक है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ICWA, ठीक है। उस टाइम इस कोर्स का नाम था CWA, यानी कि कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, ठीक है, मुझे अच्छे से याद है। बाद में क्या कर दिया गया, इस इंस्टीट्यूट का नाम चेंज करके कर दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो आज के टाइम में इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ICAI। अब आप बोलोगे सर ये तो C इंस्टीट्यूट का नाम है, हाँ, तो थोड़ा सा फर्क करने के लिए आज के टाइम में भी क्या करते हैं, ICMAI कर देते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट है, बना हुआ है, यहाँ आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ये कॉस्ट अकाउंटेंट बनने के लिए। ओके जी, ठीक। तो ये फिर बन गया। उसके बाद में इस प्रोफेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तब पड़ी जब इंडियन गवर्नमेंट ने 1968 के अंदर बोला कि जो कॉस्ट ऑडिट है वो करवानी पड़ेगी कुछ कंपनीज़ को। उनका एक क्राइटेरिया बना दिया गया कि इन कंपनीज़ को अपनी कॉस्ट ऑडिट भी करानी पड़ेगी, और कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट। तो कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोफेशन को काम बनने लग गया, तो ये और बढ़ने लग गया कि मतलब कंपलसरी कर दिया ना। पहले तो कोई अगर कंपनी है वो वॉलंटरी अपनी स्वैच्छिक रूप से अगर अपना कॉस्टिंग जानना चाहती थी तो कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर करती थी। अब यहाँ तो कॉस्ट ऑडिट गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दी, तो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशन जो है और आगे बढ़ने लग गया। ओके, उसके बाद में फिर जब कंपनीज एक्ट चेंज हुआ तो फिर 1956 था पहले कंपनीज एक्ट, 2000 फिर 13 आया। जब 2013 आया तो उसके अंदर सेक्शन नंबर 148 के अंदर जो है
2013 एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 148 के अंदर, यानी कि 2013 जो कंपनीज एक्ट है उसका सेक्शन नंबर 148 के अंदर जो है इन्होंने कॉस्ट ऑडिट को और कंपलसरी कर दिया। ठीक है, कुछ कंपनीज के लिए। अब आते हैं सर, यहां पर 3 वर्ड होते हैं, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ये तीनों वर्ड हमें एक जैसे लगते हैं सर, कॉस्टिंग बोलो, कॉस्ट अकाउंटिंग बोलो या कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलो, एक जैसे इंटरचेंजेबल लगते हैं, बट इनमें डिफरेंस है, बिल्कुल है ना। तो आप समझना, मैं एक एक वर्ड में बताऊंगा, आप यूं पकड़ लोगे। देखो, कॉस्टिंग का मतलब होता है कॉस्ट को असरटेनिंग करना, यानी कि कॉस्ट का पता लगाना कि भैया इस एक कोई भी प्रोडक्ट बनता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पेन ही है, तो इस पेन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं ना, तो उस हर कंपोनेंट की कॉस्ट का पता लगाना। इसके अलावा इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लेबर भी लगा होगा ना, तो उसकी कॉस्ट भी। तो जब किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसके हर पार्ट, हर कंपोनेंट, हर लेवल पर उसकी कॉस्ट पता करना, तो ये हो गया असरटेनिंग कॉस्ट, कि इसके अंदर प्लास्टिक कितना लगा, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें लगी हैं, तो वो सब पता करना है ना। तो कंपोनेंट्स प्लस लेबर कितना लगा, तो वो सब पता करना, अलग अलग लेबर पर असरटेन करना, वो होता है आपका कॉस्टिंग। ठीक है, द टेक्निक इन कॉस्टिंग कंसिस्ट द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल एंड रूल्स असरटेनिंग द कॉस्ट एंड प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट, जैसे ये पेन या कोई भी सर्विसेज है ना, उसके लिए उसको असरटेन करने के लिए प्रिंसिपल्स एंड रूल्स बनाना। भाई ये प्रिंसिपल्स है, ये रूल्स हैं, इसके इन प्रिंसिपल्स और रूल्स का यूज करते हुए हम किसी भी प्रोडक्ट के हर लेवल पर हर कंपोनेंट का कॉस्ट असरटेन करना। ओके, कॉस्टिंग। उसके बाद आता है ये अर्थमेटिकल प्रोसेस होता है। ओके, जैसे डे टू डे रूटीन में कितने खर्चे लग रहे हैं। ओके, तो असरटेनिंग वर्ड बड़ा अच्छा है कि कॉस्ट का पता लगाना। फिर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आपने कॉस्ट असरटेन तो कर ली, ठीक है, अब कॉस्टिंग था ना, उसके आगे मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग लगा दिया। भाई जो कॉस्ट आपने पता करी है ना, हाँ असरटेन करिए, उसकी क्या करो, अकाउंटिंग करो। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ, ये देखो, रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया, उसका रिकॉर्डिंग है ना। हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्ड करना चीज़ों को, है ना, क्लासीफाई करना, समराइज करना। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तो बहुत सारे लेक्चर डाल रखे हैं यूट्यूब पे, है ना। तो वो तो रिकॉर्डिंग करना, जो आपने कॉस्ट असरटेन करी है उसको क्या करना, रिकॉर्ड करना, और उसको एक स्टैटिकल, है ना, फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट करना, उसको प्रिपेयर करना। जो डेटा आपको मिला है उसको इस तरीके से व्यवस्थित करना कि कोई आराम से उसको समझ सके। और फिर जो कौन समझेगा, मैनेजमेंट समझेगा। तो फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब हो गया कि इस तरीके से जो कॉस्ट आई है, जो कॉस्ट आपने असरटेन करी है, जो कॉस्ट आपने रिकॉर्ड करी है, और रिकॉर्ड करके कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्ड कर लिया और एक डेटा बना दिया, एक स्टैटिकल प्रिपरेशन कर दी रिपोर्ट। अब उस रिपोर्ट को यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर यूज किया जाता है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के अंदर। यानी कि ये जो कॉस्ट असरटेन करी है, उसके बाद जो रिकॉर्ड करी है, सारी की सारी रिपोर्ट्स मैनेजमेंट के पास पहुंच जाती है। मैनेजमेंट उन रिपोर्ट्स के बेसिस पर बहुत सारे डिसीजन लेता है कि भैया ये नया ऑर्डर आ रहा है, इसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें, है ना। हिस्टोरिकल कॉस्ट और इसके अलावा जो डिसीजन मेकिंग कॉस्ट होती है उसको देखना। तो ये बहुत सारी जो कॉस्ट होती है और वो उसकी जो रिपोर्ट होती है, यानी कि कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, उन सब रिपोर्ट्स का यूज़ करके मैनेजमेंट बहुत सारे डिसीजन लेता है। तो वो डिसीजन जो आते हैं वो कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंतर्गत आते हैं। तो एक एक वर्ड यहाँ पर जो मैंने बताया है आपको, उसके बाद आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कॉस्टिंग मतलब असरटेनिंग कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब जो कॉस्ट और जो रिपोर्ट आई है उसको पढ़ करके उसका अच्छे से यूज़ कर करके मैनेजमेंट कैसे डिसीजन ले सकता है। तो मोटा मोटी ये मैंने डिफरेंसेस बताए हैं, इसके अलावा बाकी थ्योरेटिकल है, आप खुद पढ़ लेना। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा ज़्यादा बोलूँगा तो। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के, कुछ ऑब्जेक्टिव तो होंगे ना कॉस्ट अकाउंटिंग के, क्यों कर रहे हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल ही रही है ना, बढ़िया। आइए, ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट, ascertaining cost under different situation using different techniques and system of costing। कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट निकालने के बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उन अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके डिफरेंट लेवल पर कॉस्ट निकालना, फर्स्ट। ओके, सेकंड, यानी कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मिल गए ना आपको, ये करोगे इतनी कॉस्ट आएगी, ये करोगे इतनी आएगी, ये मेथड से ये आ रही, ये मेथड से ये आ रही, ये टेक्निक से ये आ रही। नेक्स्ट होता है डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। देखो,
सेलिंग प्राइस कैसे निकलती है? जब अपन कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट जोड़ते हैं। ये तो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत किया होगा, है ना। कॉस्ट के अंदर जब प्रॉफिट जोड़ोगे तभी तो सेल्स प्राइस आएगी ना, और जब प्रॉफिट पे बेचेंगे तभी तो बिजनेस को मुनाफा होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी ना, तभी तो प्रॉफिट जोड़ोगे उसके अंदर। तो अगर आपको प्रॉफिट जोड़ना है तो कॉस्ट चाहिए, और कॉस्ट अकाउंटिंग से निकलेगी। नेक्स्ट, ये बहुत ईजी था। डिटरमाइन एंड कंट्रोल एफिशिएंसी बाय सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ फॉर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। देखो, जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट निकालते हैं तो इसके अंदर 3 चीजें लगती है। एक लगता है मटेरियल, जो ये आपको दिख रहा है, तो मटेरियल कॉस्ट कितनी लग रही है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, कहीं मटेरियल जब यूज कर रहे हैं तो वेस्टेज तो नहीं हो रहा, है ना। तो मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना। उसके बाद इसके ऊपर लगता है लेबर। अब लेबर का मतलब क्या हो गया? लेबर का मतलब इसके ऊपर काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, उनको आप जो पेमेंट कर रहे हो वो एक पर पेन के हिसाब से उनको कितना पेमेंट जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, वो जो हमने स्टैंडर्ड बना रखे हैं उस हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो पता करना। उसके बाद ओवरहेड, इसके अलावा बहुत सारे खर्चे भी तो लगते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, ये आएगा, वो आएगा, मशीन का रिपेयरिंग, है ना, तो ऑयल वगैरह, फ्यूल, तो वो सब भी निकालना। तो इन सब 3 चीज़ों को जब जोड़ते हैं तब जाके किसी एक प्रोडक्ट की क्या आती है, कॉस्ट आती है। तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो कंट्रोल करना एफिशिएंसी, और उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड से डिसाइड करते हैं कि भाई एक पेन बनाने के लिए एक लेबर को 10 रुपये दिए जाने चाहिए, तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया। एक पेन में मटेरियल जो है वो 12 रुपये का लगेगा, ये स्टैंडर्ड हो गया। अब एक्चुअल देखो कितना लग रहा है, और अगर दोनों में डिफरेंस आ रहा तो वहाँ पर वेरिएंस आ सकता है। वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो एक्शन लेना है, शाबाशी देनी है कि अरे वाह क्या काम किया है, हमने तो इतना सोचा था, कम हो गया। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो भैया सजा भी देनी है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो सब। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंसर्न। अब जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बनाते हैं, जहां पर जनरल करते हैं, लेजर करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाते हैं। कंपनीज के लिए स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बैलेंस शीट बनाते हैं, और सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के लिए ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट बनाते हैं। तो चाहे आप स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बनाओ या फिर चाहे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, क्लोजिंग स्टॉक तो लिखना ही पड़ता है ना। तो वो क्लोजिंग स्टॉक अगर इनकरेक्ट वैल्यू कर लिया है आपने, फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने तो इनकरेक्ट अगर वैल्यू किया, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के वो डीप में नहीं गया होगा, कॉस्ट नहीं निकाली हुई इतनी डीपली कि हर लेवल पर असरटेन करें, फिर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, है ना। तो फिर अगर वो क्लोजिंग स्टॉक का इनकरेक्ट है तो फिर आपका प्रॉफिट भी तो इनकरेक्ट आएगा। तो आप चाहते हैं कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक एकदम करेक्ट हो, तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रॉफिट जो है आपका ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट करेक्ट बनेंगे। तो उसके लिए कॉस्ट, उस प्रोडक्ट की क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ उसकी कॉस्ट सही से निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कॉस्ट अकाउंटिंग से निकलती है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट बनेंगे। टू प्रोवाइड बेसिक ऑपरेटिंग पॉलिसीज विच मे बी डिटरमाइंड फॉर कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप, वेदर टू क्लोज और ऑपरेट अ लॉस, वेदर टू मैन्युफैक्चर और बाय फ्रॉम मार्केट। मतलब देखो, कॉस्ट वॉल्यूम यानी कि आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, इसके अलावा जो क्लोज ऑपरेट अ लॉस, भाई ऑपरेट करें या क्लोज कर दें लॉस पर, ये डिसीजन लेना है, खुद बनाएं या फिर मार्केट से परचेज करें। अब ये कंपोनेंट की बात होती है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास यहाँ कैलकुलेटर है, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर कोई कंपनी बना रही है, अब इसमें लगने वाली जो बैटरीज है या इसके अंदर लगने वाले जो सर्किट्स हैं वो कंपनी खुद बना के इसमें डालें या फिर बाहर से परचेज करके इसमें डाल दें। कुछ लोग होते हैं ना ऊपर का खुद बनाते हैं, जैसे फ़ोन ही है ना, मोबाइल फ़ोन ही ले लो। मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग जैसे ओप्पो है, वीवो है, या आईफोन है, या आपका सैमसंग है, जो भी है, ये आपको क्या लगता है इसके अंदर मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी पार्ट्स लगते हैं क्या वो सब वो कंपनी खुद बनाती है? ऐसा नहीं है भैया, बहुत सारे पार्ट वो बाहर से इंपोर्ट करके उसके अंदर डालती है। समझ में आ गया? आप दूसरी कंपनी से बनवाती है अपने हिसाब से। तो मेक एंड बाय बोलते हैं उसको, खुद बनाए या फिर बाय कर लें। तो कौन सा बेटर रहेगा वो कॉस्टिंग से ही पता चलता है, आगे जाके ये चैप्टर भी आएगा। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भी कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसके उद्देश्य हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कि जो अब नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट आज का, फिर हम आगे और करेंगे लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशंस रही जिस वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ करना हमने स्टार्ट किया। तो ये पॉइंट्स आप याद कर लेना, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है
तो आप ये पॉइंट्स लिख देना, उसके अंदर अपने हिसाब से लिख सकते हो, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हिस्टोरिकल नेचर, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, ट्रेडिंग, पीनल, बैलेंस शीट बनाते, जनरल लेजर, डेबिट क्रेडिट, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा हिस्टोरिकल डेटा पे होता है। पहले कोई ट्रांजेक्शन होता है फिर वो रिकॉर्ड होता है, और ट्रेडिंग, पीनल, बैलेंस शीट तो साल के एंड में जाके बनते हैं। तो पूरा साल निकल गया और कॉस्ट के अत्ते पते नहीं है, तो ये तो हिस्टोरिकल है। इसलिए कॉस्ट आपको हर लेवल पे चाहिए। मुझे तो कॉस्ट आज की पता करनी है, 31 मार्च की थोड़ी पता करनी है। 31 मार्च तक तो ईयर खत्म हो जाएगा, फिर कॉस्ट पता करके क्या करूंगा। तो पास्ट जो डेटा होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है पूरा का पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग अभी चाहिए मेरे को, इसलिए ये एक लिमिटेशन थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जो कॉस्ट अकाउंटिंग अलग सब्जेक्ट बना। ओवरऑल परफॉर्मेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस बनाता है। जैसे मैंने बोला ना, ईयर एंड में जाके पता चलेगा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, या 2-3 महीने क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, उस पर पता चलता है। तो ये जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है आपको। एक हर चीज पे जाके वो कॉस्ट पता नहीं कर सकते आप इसके अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। नो ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन, कोई ज्यादा क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर लिए, वो भी ट्रेडिंग पीएनएल में। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंसेस के टाइप होते हैं। फिक्स एक्सपेंस होते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, सेमी वेरिएबल होते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं, संक कॉस्ट होती है ना, मार्जिनल कॉस्ट होती है, कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन सब का पता आप यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं लगा सकते, कॉस्ट अकाउंटिंग में लगा सकते हो लिमिटेशन से। नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, है ना। यहाँ पर पूरा जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पूरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में पूरा डिस्टिंक्शन किया जाता है। बट जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उतना वहाँ पर नहीं होता है, छोटा मोटा होता है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में दिखा दो, और ऑफिस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सेलिंग से पीएनएल में दिखा दो, बस इतना मोटा मोटा। वो भी एंड में हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट, मटेरियल लॉसेस, अगर मटेरियल का कोई लॉस हो रहा है, मटेरियल जो है वेस्ट हो रहा है, मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा पड़ा है, मटेरियल जो है उस मटेरियल से रिलेटेड आगे एक चैप्टर आएगा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, वहाँ आपको पता चलेगा कि मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, उसके अंदर मटेरियल तो सामने हमको दिखता है ना, हाँ, तो उसका कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं, या उसको सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, या वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, या इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा पड़ी है या कम है, तो लेबर बैठे रहेंगे, तो वो सब यहाँ पर नहीं होता है। तो मटेरियल के लॉसेज यहाँ रिकवर नहीं किए जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़्यादा। ऐसे कैसे, लेबर भी है। लेबर कौन सा आपके पास, स्किल लेबर है, अनस्किल लेबर है, सेमी स्किल लेबर है, लेबर ज़्यादा है या कम है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी कॉस्ट बढ़ती है उस प्रोडक्ट की। ओवरऑल आप जितना भी खर्चा करोगे, उससे माल बेच के ही उस खर्चे को पूर्ति करोगे ना, तो खर्चा अननेसेसरी होगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। तो आइडियल फैसिलिटी यहाँ नहीं होती है। नो कॉस्ट कंपेरिजन, कॉस्ट का कंपेरिजन यहाँ नहीं कर सकते आप। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट के ऊपर इतना फोकस ही नहीं होता है, तो जब कॉस्ट फोकस ही नहीं होगा तो आप कंपेरिजन कहाँ से कर पाओगे। नेक्स्ट, इसके अलावा जो आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे नहीं हो सकते हैं। ओनली मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन आप, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप इग्नोर करते हैं, जैसे लेबर की क्वालिटी कैसी है, मटेरियल की क्वालिटी कैसी है, इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम नहीं लेते हैं, है ना। लेकिन कॉस्टिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो क्वांटिटी कितनी है, वो लेबर कैसे स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, उसका कॉस्ट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, फिक्सेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइस, अगर आपको प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करनी है तो उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आप किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का तो पता नहीं लगा सकते। इन्वेंट्री लेवल कैन नॉट बी मिक्स्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास में स्टॉक, एक रूम है वो पूरा स्टॉक से भरा पड़ा है और आपने और ऑर्डर दे दिया, अब ट्रक आ गया, अब उसको खाली कहाँ कराओगे? कि सर खाली कहाँ कराओगे, बहुत ईजी है, कहीं और स्पेस ले लो। तो यही तो कॉस्टिंग काम करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको आती है इसलिए आप बोल रहे हो कि सर और कहीं एक जगह ले लो, स्पेस ले लो और वहाँ खाली करा दो। कॉस्टिंग बोलती है नहीं भैया, रेंट लगेगा, उससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आप उस ट्रक को ऑर्डर तभी दो जब आपको लगे कि आपका स्टॉक एक लेवल पे आ चुका है और अभी 5-10 दिन और चलेगा तब तक ट्रक भी आ जाएगा। तो 5-10 दिन में लेवल थोड़ा और नीचे जाएगा तब तक ट्रक आके खाली हो जाएगा, मतलब मटेरियल और आ गया। अगर ये तो हो गया ज़्यादा वाला, मैक्सिमम लेवल बोलते हैं। मिनिमम लेवल का मतलब हो गया आपका स्टॉक मिनिमम लेवल पे पड़ा है, अभी तक आपने ऑर्डर नहीं दिया है। तो मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम लेवल क्या होना चाहिए, डेंजर लेवल क्या होना चाहिए स्टॉक का,
इन सबको अगर ध्यान में रखते हैं तो इससे कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है। जी हाँ, ओके। नेक्स्ट, लैक, कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट चल रहा है ना, आगे हम पढ़ेंगे इसको, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके हम। लैक ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। नया प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करें या बाय, मेक एंड बाय डिसीजन लेना है फॉर एग्जांपल के लिए, कोई ऑर्डर आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट नहीं करें, ये सब कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं पता लगेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग से पता लगेगा। सो कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और नया सब्जेक्ट इसलिए बना क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये बहुत सारी लिमिटेशंस थी। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लेक्चर लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।